उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार का प्लान। राज्य भर में आयोजित होंगी प्रवासी पंचायत। कांग्रेस नेता करण माहरा का सरकार पर प्रहार। बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म। हरीश रावत ने एक बयान दिया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी हुई। बीजेपी बोली हरीश रावत को सफाई देनी चाहिए। दिल्ली के पीर रतननाथ मंदिर पर एमसीडी और डीडीए द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में सनातनियों में रोष। मंदिर दरगाह समिति ने निकाली पदयात्रा। उत्तराखंड में लागू होगा नया टैक्स। 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएंगी उत्तराखंड की यात्रा। निजी वाहनों पर वसूला जाएगा ग्रीन सेस। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर रिस्पना पुल पर कार में भीषण आग लगी है। भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कार सवार 4 युवक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हल्द्वानी निवासी युवक छिद्रवाला से आ रहे थे और एकाएक कार में भीषण आग लग गई। तो रिस्पना पुल के पास ये भीषण हादसा हुआ। रिस्पना नदी के पुल के ऊपर ही ये कार एकाएक आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि कार सवार चारों युवकों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। दीपिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपिका, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? एक कार रिस्पना पुल पर एकाएक आग के गोले में तब्दील हो गई। जी बिल्कुल, देखिए सुनील, ये जो मामला है ये 7 बजे के आसपास का मामला है, जब रिस्पना पुल पर एक नीली रंग की गाड़ी है, बलेनो गाड़ी, उस पे अचानक बोनट पर आग लग जाती है और इसमें 4 युवक जो है वो बैठे होते हैं, लेकिन वो तुरंत जो है जब देखते हैं कि आग लग गई है गाड़ी में तो वो बाहर आ जाते हैं और इसकी सूचना जो है पुलिस और फायर ब्रिगेड को देते हैं। तुरंत वो मौके पर पहुंचते हैं और आग को मुश्किल जो है काबू पाया जाता है। हालांकि जब तक पुलिस पहुंचती है और फायर ब्रिगेड पहुंचती है तब तक पूरी जो आग है वो पूरी कार की चपेट में आ जाती है, लेकिन पूरी जो लड़के हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जानकारी ये मिली है कि जो ये युवक है ये हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जो कि आयुष क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेल के वापस देहरादून की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक से बोनट में आग लग जाती है और पूरी आग की चपेट में जो कार है वो आ जाती है। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि चारों युवक सुरक्षित है और जैसे ही कार में आग लगी तुरंत वो कार से बाहर आ गए और उसकी सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी है। पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है और सब कुछ अभी सामान्य है। हालांकि उस दौरान काफी जो भीड़ और ट्रैफिक जो है वो जाम लग जाता है वहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपिका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से आपको बताते चले। उत्तराखंड बीएसपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। चौधरी शीशपाल सिंह को निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें निष्कासित किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पुतला फूंकना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर पार्टी विरोधी टिप्पणी की थी और ऐसे में अब उन्हें निष्कासित कर दिया है पार्टी से। दीपिका एक बार फिर से हमारी सहयोगी मौजूद हैं तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दीपिका, क्या कुछ अपडेट है? यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई है पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में एक और जहां जो बसपा है वो अपना झंडा गाड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में उनके कुछ नेता हैं जो लगातार पार्टी विरोधी जो काम है वो कर रहे हैं और ऐसा ही काम किया है पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी शीशपाल ने। उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बीएसपी के जो सुप्रीमो है मायावती उसका पुतला फूकते नजर आ रहे थे और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी देते हुए साफ नजर आ रहे थे। इस वीडियो को जो है पार्टी ने संज्ञान लिया है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और उन्होंने अपने तमाम नेताओं को चेतावनी दी है कि अगर कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होता है या पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तुम देखिए उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक्टिव है और ऐसे में अगर कोई नेता इस तरह की हरकत करता है तो कहीं ना कहीं पार्टी उसे अनुशासनहीनता मानती है, उसको कार्रवाई करती है और ठीक इसमें भी ऐसा ही हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपिका जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में एक ओर जहां तेजी से पलायन हुआ तो वहीं रिवर्स पलायन भी हुआ है। वहीं कांग्रेस ने रिवर्स पलायन को लेकर भी सरकार के दावों पर सवाल उठाए। करण माहरा ने कहा कि राज्य में जो रिवर्स पलायन हुआ वो सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं बल्कि कोरोना काल की मजबूरी थी। पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है
और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं। देखिए, इससे झूठी और बेईमान पार्टी और सरकार मैंने नहीं देखी। पहले ड्रामा किया कि सांसदों ने 5 गांव गोद लिए हैं और उनकी काया पलट हो जाएगी। आज उन गांवों का पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। पलायन आयोग की एक भी बैठक पिछले 3 वर्षों में नहीं करी जिस सरकार ने, वो रिवर्स पलायन की बात कर रही है। और जो आज आंकड़े सरकार पेश कर रही है, ये वो आंकड़े हैं जो कोरोना के टाइम पे जो लोग गांव वापस गए थे, अपनी जो प्राइवेट जॉब्स थे उनको छोड़ के, वो अब खेती और अन्य कामों में रह के गाँव में काम कर रहे हैं। वही लोग आज भी बसे हुए हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर मुखर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार की वोट चोरी के आधार पर बनने का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि वो खुद 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीकी अंतर से हार गए क्योंकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में बाहर से आए छात्रों और बिहारियों के फर्जी वोट बनवाकर चुनाव में जीत हासिल कर ली। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। 2022 में वोट चोरी से चुनाव जीती बीजेपी। गोदियाल के आरोप से गरमाई राजनीति। बीजेपी का पीसीसी अध्यक्ष पर हमला जवाबी। 2027 में इन्हें सबक सिखाएंगे देवभूमि वासी। देश के साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रही है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मुद्दे पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पौड़ी में जनसंवाद के दौरान मीडिया से बात करते हुए पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार भी वोट चोरी के सहारे बनी और वो खुद इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि वो श्रीनगर विधानसभा का चुनाव 2022 में केवल 580 वोट से हार गए क्योंकि वर्तमान में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में बाहर से आकर पढ़ने वाले छात्रों और बिहारियों के हजारों फर्जी वोट बनवाए और उन्हीं वोटों के सहारे धन सिंह रावत ने चुनाव में जीत हासिल की। गणेश गोदियाल के बयान को बीजेपी ने उनकी हताशा बताया है। बीजेपी ने कहा है कि जनता से नकारे जाने के बाद कांग्रेसी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो जनमत पर ही तोहमत लगाने लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता उन्हें इसका सबक 2027 में सिखाएगी। वोट चोरी से बनी है, जनता को गुमराह करके बनी है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बनी है। गणेश गोदियाल उसका प्रमाण है। गणेश गोदियाल 580 वोट से चुनाव हार गया और इसलिए हारा कि धन सिंह रावत ने हजारों वोट जो बाहर के बच्चे थे, श्रीनगर में पढ़ते थे, उनके बनाए, बिहारियों के बनाए और इस प्रकार से गणेश गोदियाल कुछ वोट से हार गया। यही वोट चोरी है। अगर वोट चोरी का मामला होता तो ये 11 से 20 कहां से पहुंचते, ये 54 से 99 कहां से पहुंचते। अगर वोट चोरी का मामला होता तो इनके अल्मोड़ा के, लोहाघाट के, द्वाराहाट के या अन्य जगह के विधायक कैसे जीतते। ये हताशा दिख रही है साफ साफ, और कुछ नहीं मिला इनके पास तो इन्होंने कहते वोट चोरी का मामला है। और वोट चोरी के नारे का क्या असर हुआ है बिहार के चुनाव में, ये सब आपने देखा है। और ये अच्छी बात है, जितना वोट चोरी की बात करेंगे उतनी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनके खिलाफ होगी और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। वहीं इसे कांग्रेस का आत्मघाती कदम बताते हुए बीजेपी बिहार चुनाव की याद दिला रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को देवभूमि की जनता किस तरह से लेती है और इसका 2027 में कांग्रेस को कोई फायदा मिल पाता है या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मसूरी के कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान किए जाने के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आमदकद मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश भर में गुलामी से जुड़े नाम बदले जा रहे हैं और महान विभूतियों के नामों से ऐतिहासिक स्थलों की पहचान बनाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ही तय करती है कि कौन राम के वंशज हैं और कौन देवभूमि की जनता को बार बार राम के नाम पर विश्वासघात पहुंचाते हैं। उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलानी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मान बिंदु है, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेक सारा नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित स्वतंत्रता सेनानी शिव सिंह सजवान का पैतृक गांव लवेगढ़ अब पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। गांव की अंतिम निवासी 90 साल की सीता देवी के निधन के बाद शेष 2 बुजुर्ग महिलाएं भी अपने परिजनों के पास अन्य गांव चली गई हैं, जिससे यह गांव खाली हो गया है। यहां सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव रहा। राज्य के पहाड़ी इलाके के सैकड़ों गांव सड़क, पानी, स्वास्थ्य और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली हो चुके हैं। पेयजल, सड़क जैसी बुनियादी सुख सुविधाओं के अभाव में रुद्रप्रयाग का लवेगढ़ गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। सुख सुविधाओं के अभाव में लोगों ने यहां से धीरे धीरे पलायन किया और आज गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। गांव में है सिर्फ खोखले होते हुए मकान और कटीली झाड़ियां। लवेगढ़ का नाम उत्तराखंड के 52 गढ़ों में गिना जाता है। जहां से कभी राजा रानी ने हुकूमत चलाई, वो गांव आज सुख सुविधाओं के अभाव में पूरी तरह से वीरान हो गया है। सड़क मार्ग से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी इस गांव को सड़क मार्ग और पेयजल जैसी सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया, जिस कारण लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से पलायन किया और अब गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी सजवान जी की पत्नी के निधन के बाद यह गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। अगर 10 साल पहले की बात करें तो इस गांव में 15 से 20 परिवार जीवन यापन करते, लेकिन सुख सुविधा न मिलने के कारण लोगों ने यहाँ से धीरे धीरे पलायन किया और अब गांव पूरी तरह से जनशून्य हो गया है। जहां सरकारें तमाम तरह के बड़े बड़े दावे करती है कि सुख सुविधाएं दी गई है, सड़क मार्गों का विस्तार किया गया है, वहीं सरकार के इन दावों को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का लवेगढ़ गांव खोखला साबित कर देता है, जो गांव आज पूरी तरह से सुख सुविधा के अभाव में वीरान हो गया है। अगर कहीं ना कहीं सरकार एक बार फिर से इस गांव को सुख सुविधा मुहैया कराए या सड़क मार्ग से जोड़े, पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से चालू करें, तो कहीं ना कहीं रिवर्स प्लान करके इस गांव को पुनः बसाया जा सकता है। परवीन रावत, हिंदी खबर, रुद्रप्रयाग। मसूरी के माल रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। माल रोड पर वर्षों से लग रही पटरी दुकानों को पूरी तरह से हटाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान पटरी व्यापारियों का सामान जब्त किया गया। उन्हें पटरी नहीं लगाने की स्पष्ट चेतावनी दी गई। प्रशासन ने बताया कि पटरी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शहर में 5 वेंडर जोन चिन्हित किए गए हैं। इन वेंडर जोनों में चयनित पटरी व्यापारियों को विधिवत स्थान आवंटित करके किया गया है। हमारी कल की बैठक आयोजित की गई, जो एक तरह से अंतिम बैठक थी प्रथम चरण की, उसमें पूर्व से जो डेट निर्धारित थी 20 दिसंबर, जो उप जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी लगभग 1 माह पहले, उसमें ये डेट दी गई थी। इसी क्रम में आज स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये एक कलेक्टिव ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें जो भी पटरी व्यवसायी
अधिकतर लोगों द्वारा अपना सामान हटा लिया गया है। उनके सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ सामान अभी भी जिनका बचा हुआ है उनसे भी हटाया जा रहा है। कुछ सामान जिसमें कोई नहीं है उसको क्लेम करने का, उसको जब्त किया जा रहा है। और साथ ही में जो उनके स्थान पर गाड़ियां लग जा रही हैं उनके भी चालान करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर पालिका द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में जुलाई महीने में राज्य के 12 जिलों में एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद खाली रही ग्राम पंचायतों के लिए नवंबर महीने में उपचुनाव कराए गए। बावजूद इसके राज्य की 12 ग्राम पंचायत में 35 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के पद खाली हैं। इसकी वजह से इन गांव पंचायतों में विकास की भी रुकावट होती है और जमीनी स्तर पर होने वाले कई काम रुके हुए हैं। पंचायत कंस्टिट्यूट नहीं है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था जो है कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उस ऑर्डर में था कि उपनिर्वाचन तक नामित किए जाएंगे। और अब हमारी करीब 7817 में सिर्फ 35 ग्राम पंचायतें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्टिट्यूट नहीं हुई हैं। 2/3 मेजोरिटी उनकी वार्ड मेंबर्स की नहीं बन पाई है। दिसंबर के अंत तक उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को अब ग्रीन सेस के नाम से टैक्स देना होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार यह फैसला अब अपने अंतिम चरण पर है और राज्य ही बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स के तौर पर ग्रीन सेस देना होगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य से आने वाली हर प्रकार की गाड़ी के फास्टैग से ही ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे और यह प्रक्रिया ANPR कैमरों की नज़र में रहेगी। ग्रीन सेस से हर साल लगभग 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व मिलने का अनुमान है। वाले गाड़ियों के लिए ग्रीन सेस का हमने रूल अब लागू किया हुआ है और इसको ऑनलाइन ही फास्टैग के माध्यम से लिया जाना है। और फास्टैग के माध्यम से तो कटेगा, लेकिन जो फीड आएगी वो हमारे ANPR कैमराज जो हमारे डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं परिवहन विभाग के, उनसे हम चालान भी करते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही जो गाड़ियाँ आएंगी उनको रिकॉर्ड करके उनका ग्रीन सेस भी लिया जाएगा। देहरादून में नगर निगम का खजाना लगातार बढ़ रहा है और इस साल दिसंबर तक देखिए 35.89 करोड़ रुपए भवन कर के रूप में जमा हो चुके हैं। नगर निगम ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल भवन कर ज़्यादा वसूली हुई है और इसके पीछे कारण है ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियान और बकाया कर वसूलना। इस बार नए तरीके से बिल व्हाट्सएप पर भेजे गए जिससे करीब 5000 लोगों ने टैक्स जमा किए। इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफ़ी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और IT इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5000 से अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। खबर लक्सर से है, जहां पर देखिए पुलिस ने 8 घंटे के अंदर ही एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने सुल्तानपुर में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर से 800 कट्टे सीमेंट भरा ट्रक चोरी किया था। आरोपी की पहचान जसपुर निवासी मोहम्मद रमजान शाह उर्फ नन्ना के रूप में की गई है, जो शराब का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। उनका ये कहना था कि उनकी ट्रक में 80 बैग सीमेंट के थे। कोई चोर जो उनकी जगह जहां वो अपनी गाड़ी हमेशा खड़ी करते थे वहां से मई वो सामान उसको चोरी करके ले गया, तो तुरंत ही इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल लक्सर के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, उसमें SSI और लोग भी थे। मसूरी छावनी क्षेत्र में 2 दिवसीय लंडोर मेले का आयोजन हुआ और इस बार मेला परंपरा से आगे बढ़कर पहाड़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोक संस्कृति और पर्यटन को जोड़ने वाला सशक्त मंच बनकर उभरा है। ग्रीन लाइफ संस्था और छावनी परिषद के सहयोग से ये मेला आयोजित किया गया। मेले में स्थानीय हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों की पहली पसंद है।
का उद्देश्य है लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट को प्रमोट करना, लोकल पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट करना, और जो लोकल आर्टिस्ट हैं हमारे उनको नेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि वो लाइमलाइट में आ सके और अपने आर्ट को शोकेस कर सके सब लोगों को। बिल्कुल यही इंटेंशन है, हमारी इंटेंशन यही है लैंडौर मेला के ऑर्गेनाइजर्स की, जो कि मेनली ग्रीन लाइफ है, मिस्टर विवेक बेनीपाल और कैंटोनमेंट बोर्ड की सहायता से ही किया जाता है। बेसिक इंटेंशन ही ये है कि टूरिस्ट यहाँ आके पहाड़ी कल्चर को देखें, पहाड़ी कल्चर को समझें और पहाड़ी कल्चर के हिसाब से एंजॉय करें, रादर देन ब्रिंगिंग द सिटी लाइफ हियर। दे शुड एंजॉय द पहाड़ी लाइफ हियर। ये कि बहुत खूबसूरत जगह पे लंडौर मेले का आयोजन हो रहा है, और आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ का टूरिस्ट भी इस मेले का लुत्फ़ उठा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी लंडौर मेले के आयोजकों का कि जो यहाँ पे जो स्टॉल लगी है उसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा लोकल प्रोडक्ट है, और यहाँ का लोकल फूड है, यहाँ का लोकल पहनावा है, या जो लोगों ने अपने हाथ से जो बनाया है वो चीज़ें ही यहाँ पे प्रदर्शनी पे लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाई गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोकल लोगों के साथ साथ यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो इस प्रोडक्ट का को एंजॉय करें। 11 साल हो चुके हैं इसको करते करते। ये जब शुरू हुआ था तब बहुत कम लोग यहाँ आया करते थे लैंडौर में। लोगों का ये रहता था कि विंटर लाइन में सारा मसूरी भरा रहता है और लैंडौर खाली रहता है, तो हम लोगों ने ये प्रयास करीब 11 साल पहले शुरू करा था। आज ये एक टूरिस्ट के लिए स्पॉट बन गया है। इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोग इस मेले को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस मेले की वजह से मसूरी आते भी हैं। तो डेफिनेटली 25 साल जो इस उत्तराखंड के हमारे स्टेट के हुए हैं उसमें 11 साल तो हमारा ही कंट्रीब्यूशन रहा है टूरिस्ट को इन्वाइट करने का, अट्रैक्ट करने का, अपनी खुद से मेहनत करने का, ताकि यहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनको थोड़ा बिजनेस मिल सके। हरिद्वार में ठंड बढ़ने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएमए टेहरी विस्थापित क्षेत्र सेक्टर 4 और आसपास के इलाकों में भी रैन बसेरे और इसके चलते अलाव और ठंड से बचाव की सुविधाओं को देखा। तक पहुंच जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है, और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, जहां उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि सर्दियां काफी शुरू हो गई हैं। तो हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था, और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, रात का उन्हें आश्रय चाहिए, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। तो उसी का निरीक्षण आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने किया, और ये वास्तव में जो है हम लोगों का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा सके ये हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये क्या है ना कि सर्दी का मौसम है, ठंड के प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है, और लगातार जिलाधिकारी महोदय हैं, नगर पालिका, नगर निगम लगातार जो एरिया है सब में निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह का जायजा ले रहे हैं और ठंड को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में लगातार सभी नगर निकाय सर्दियों की जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर रहे हैं, और आज निरीक्षण किया गया यहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें जगह जगह 25 से 30 जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, और रैन बसेरे का भी यहाँ पर एक निर्माण किया गया है जो अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है। और साथ ही जितने भी हमारे निराश्रित लोग हैं या फिर जिनके पास गर्म कपड़े आदि नहीं है, उनको कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है। इसी तरीके से पूर्व में नगर निगम हरिद्वार के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया था, और आने वाले समय में अन्य नगर निकायों का भी निरीक्षण करते रहेंगे। सर, चौक चौराहे पर देखा गया कहीं ना कहीं लाइट थोड़ी कम दिखाई दी, उसको लेकर देखिए स्ट्रीट लाइट का एक इशू है, और साथ ही क्योंकि काफी एरिया बीएचईएल का पड़ता है, तो वहाँ पर कई जगह हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसमें बीएचईएल नगर प्रशासन के साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे, ताकि इस एरिया में जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर और प्रकाशमान किया जा सके। आम जनमानस से पड़ती है परतों को लेकर लाइटें पड़ती हैं कोहरे में, उसको लेकर कितना है? देखिए अभी क्योंकि कोहरे की भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, और जो ट्रैफिक रूट्स हैं हमारे जनपद से विभिन्न रास्ते जाते हैं, तो हमने लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को सचेत कर रखा है, वो ओवर स्पीडिंग ना हो, और साथ ही कोहरे में जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करते रहें। रिफ्लेक्टर्स आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है, और सभी जनपद वासियों से भी, साथ ही जो हमारे जनपद में आगंतुक आते हैं उनसे अनुरोध है कि कोहरे में ड्राइव करने से बचें, और अगर बहुत आवश्यक है अगर ड्राइव करना तो कम स्पीड पे अपने सभी सुरक्षा मानक को पालन करते हुए ड्राइविंग करें। जिलाधिकारी महोदय ने साफ तौर से कहा कि जो कोहरे के चलते समय जो है सावधानी बरते, और आम जनमानस को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। लगातार नगर निगम और नगर पालिका इसमें सचेत रूप से कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।